Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all are know that we are watching our video of subject science 1 and our chapter is carbon and important element. Carbon and important element में लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देखे हुए हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के साथ साथ हमने इसके एलोट्रॉप्स क्या होता है ये भी हमने देखा, व्हाट इज मीन बाय एलोट्रॉपी ये भी हमने देखा। और कार्बन के एलोट्रॉप्स में उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने लास्ट वीडियो में डायमंड के बारे में चर्चा की और हमारा ग्राफाइट भी हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड। इट इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और अब आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफाइट देखेंगे एंड यूजेस ऑफ ग्राफाइट देखेंगे। देन इसका थर्ड पार्ट जो है इट इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ अ कार्बन। जैसे पहला डायमंड, दूसरा था ग्राफाइट, तीसरा हम लोग फुलरिन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफाइट। फर्स्ट पार्ट इज ग्राफाइट फाउंड इन नेचर इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राकृतिक रूप में जैसे ग्राफाइट मुक्त रूप में पाया जाता है, ये जो हमारा आसपास का नेचर है जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, तो ये जो ग्राफाइट पाया जाता है वो सबसे पहले तो काले रंग का होता है, सॉफ्ट यानी मृदु होता है, ब्रिटल यानी कि भंगूर होता है और स्लिपरी यानी कि चिकना भी होता है। ये इसका आउटर पार्ट डिस्कस किया गया है ग्राफाइट के बारे में। दूसरा है इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कंटिन्यूअसली विद इन द एंटायर लेयर, दैट इज व्हाई ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम लोग ग्राफाइट के लेयर के बारे में अगर बात करेंगे तो ग्राफाइट के लेयर में इनसाइड में मतलब ग्राफाइट के लेयर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ मूव होते जाते हैं। मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर में, दूसरे लेयर से तीसरे लेयर में, ठीक है। और उसी की वजह से यदि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो सकते हैं तो इसे हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। मतलब ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक विद्युत का सुचालक होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तीसरा पॉइंट है ड्यू टू द लेयर स्ट्रक्चर ग्राफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर। मतलब जैसे कि हम लोग इसमें लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से एक लेयर के दूसरे ऊपर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर होने की वजह से ग्राफाइट जो है वो उसका उपयोग हम लोग पेपर के ऊपर लिखने के स्वरूप में भी किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने पेंसिल का एक उपयोग बताया था। ये जो ऊपर में आपको पेंसिल बनाई गई है ना, इसके अंदर ये ग्राफाइट ही है, ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट है बेटा, द डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका ग्राफाइट का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो कितनी होती है 1.9 से लेकर 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर का घन, ठीक है, इतनी होती है। पांचवा पॉइंट है बेटा, ग्राफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन अ मोस्ट सॉल्वेंट। मतलब ज़्यादातर देखा गया है कि ग्राफाइट जो है अधिकांश विलयकों में नहीं घुलता। मतलब ये जो सॉल्वेंट होते हैं ना, जिसको हम लोग सोलूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन, ये तीन पार्ट्स इसके पहले पार्ट में हमने देखे हुए हैं, है ना। तो ये जो सॉल्वेंट के रूप में अगर इसको डिसॉल्व करने की कोशिश किया ग्राफाइट में तो बहुत बार ये डिसॉल्व नहीं होता, डिसॉल्व यानी नहीं घुलता। फिर इसके बाद दिए गए बेटा हमारे यूजेस ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट के उपयोग क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, चिकनाहट लाने वाले जो पदार्थ हम लोग अपनी दैनंदिन जीवन में जो उपयोग करते हैं, चिकनाहट लाने वाले जो पदार्थ होते हैं, उसके रूप में ग्राफाइट का एक उपयोग है। दूसरा है ग्राफाइट इज यूज फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। मतलब कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में भी ग्राफाइट का उपयोग होता है। तीसरा है ग्राफाइट इज यूज इन पेंसिल फॉर राइटिंग। मतलब पेंसिल बनाने में भी ग्राफाइट का उपयोग होता है जिससे हम लोग राइटिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ग्राफाइट इज यूज इन पेंट्स एंड पॉलिश। मतलब
पेंट्स और पॉलिश में भी ग्राफाइट का उपयोग होता है, बहुत ही सुंदर उपयोग हम लोग देख रहे हैं। और पांचवा उपयोग है बेटा, ग्राफाइट इज यूज इन आर्क लैम्प्स विच गिव्स अ वेरी ब्राइट लाइट। मतलब अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैम्प में ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफाइट पोर्शन कंप्लीट। मतलब हम लोग जो एक एलोट्रॉप्स के फॉर्म में, कार्बन के एलोट्रॉप के फॉर्म में हमने दूसरा भाग जो है इसका कार्बन के एलोट्रॉप्स का अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग तीसरे एलोट्रॉप्स की तरफ चलते हैं, वो है बेटा फुलेरिन। तो फुलेरिन एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज रेयरली फाउंड इन नेचर। ये बहुत कम प्रकृति में पाया जाता है फुलेरिन। इट इज फाउंड इन सूट एंड इन इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है कि काजल में, तारों के बीच की जगह में, बादलों में तथा भूगर्भ की रचना में होते समय ये पाया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुलेरिन इज बकमिंस्टर फुलेरिन, जिसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया गया, एलोट्रॉप नंबर यहाँ पे दिया गया बेटा C60। परमाणु क्रमांक कार्बन का तो 6 है, ये हमको पता ही है, पर C60 का मतलब है कि ये इसका एलोट्रॉप होने की वजह से इसका कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स इसमें होने चाहिए यहाँ पे आपको बताया गया। तो इट इज फाउंड इन सूट एंड इन इंटरसेलर स्पेस का मतलब ये होता है कि फुलेरिन कहाँ पे पाया जाएगा, कि वो फुलेरिन जो है काजल में, जैसे कि तारों के बीच अगर तारा टूटा हुआ है और वो पड़ा हुआ गिरा हुआ हमको मिला और उसके बीच में अगर उसको फोड़ के देखा तो उसके अंदर फुलेरिन हमको मिलेगा। बादलों में भी ये फुलेरिन होता है। और जब भूगर्भ की रचना हुई थी तो उस होते समय बहुत बार बीच की जगहों में फुलेरिन पाया जाता है। तो ये जो एलोट्रॉप है कार्बन का C60, जिसको हम लोग बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहते हैं, दिस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज नेम फुलेरिन आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर because the structure of C60 resemble the structure of the geodesic dome he designed। मतलब रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नामक वास्तुशास्त्री ने एक गोलाकार गुंबज की रचना की थी। ये देखिए, गोलाकार गुंबज की रचना की थी, जिसके आधार पर कार्बन के इस अनुरूप का नाम फुलेरिन रखा गया था। ठीक है, फुलोरा करके हम लोग घर में बहुत बार लगाते बेटा, गोलाकार स्ट्रक्चर में। तो एक फुलेरिन नामक एक जो वास्तुशास्त्री थे, उन्होंने गुंबज की रचना की थी, जिसके आधार पर कार्बन का एक अनुरूप यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसको हम लोग बकीबॉल भी कहते हैं। बकीबॉल यानी कि C60 कार्बन के 60 एटम यहाँ पर एक दूसरे के साथ गोलाकार स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं। और बुकी ट्यूब यहाँ पे जो ऊपर में आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन के जो अलग अलग एटम्स हैं वो हेक्सागोन पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े हुए स्ट्रक्चर के पैटर्न में इसको लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। ये इसको हम लोग बकी ट्यूब्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3 वैज्ञानिकों के नाम बताया गया बेटा। पहला है हैरोल्ड क्रोटो, दूसरा है रॉबर्ट कर्ल एंड तीसरा है रिचर्ड स्मॉले। were given the Nobel Prize in Chemistry in 1996 for the discovery of this carbon allotrope fluorine C60। 1996 में जो 3 वैज्ञानिक थे जिनके नाम अभी मैंने लिए, इनको एक केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया, इसके लिए कि कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप इन्होंने ढूंढ के निकाला, जिसकी खोज इन्होंने की, वो था फ्लोरीन C60। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको और कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के, जैसे कि C60, C70, C76, C82 एंड C86 आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरीन। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स होंगे फ्लोरीन के जो कि एलोट्रॉप्स है कार्बन के। देयर मॉलिक्यूल्स ऑकर इन सम नंबर इन सूट। मतलब प्रकृति में ये थोड़ी मात्रा में काजल में पाए जाते हैं। काजल आपको पता है, काजल जो हम लोग आँखों में लगाते हैं उनके रूप में भी ये फ्लोरीन पाया जाता है बेटा। इन सूट का मतलब होता है काजल में ये पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। दोनों स्ट्रक्चर आप लोग को पूछे गए तो इसकी आकृति हम लोग को बनानी आनी चाहिए। वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन
एटम्स इन डायमंड, अगर ये स्ट्रक्चर पूछा गया तो इसकी आकृति की भी आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए। ग्राफाइट का भी स्ट्रक्चर है, कार्बन एटम्स इन ग्राफाइट, ये भी स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है, तो इसकी आकृति का भी आपको अभ्यास करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है बेटा प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फुलरीन। तो प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फुलरीन? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरीन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बुकी बॉल्स एंड बुकी ट्यूब। तो फुलरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रकृति में बुकी बॉल्स और बुकी ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी कि देयर आर 30 to 900 कार्बन आइटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन। मतलब फुलरीन के एक मॉलिक्यूल में, एक छोटे से मॉलिक्यूल में लगभग 300 तो 900 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा फ्लोरीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। मतलब कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन में ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर फ्लोरीन जो है वो सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब बहुत आसानी से घुल जाता है, ठीक है, याद रखिए, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन में। इनके उपयोग क्या है फिर फ्लोरीन के? तो फर्स्ट यूज ऑफ फ्लोरीन इज फ्लोरीन आर यूज इन इंसुलेटर। फ्लोरीन का उपयोग जो है वो इंसुलेटर्स में किया जाता है बेटा। अब इंसुलेटर्स यानी क्या है? विद्युत रोधी, जिसमें विद्युत बिल्कुल भी गमन नहीं कर सकता, उसको हम लोग इंसुलेटर्स कह सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक में विद्युत नहीं जाता, लकड़ी जो है वो भी एक इंसुलेटर है, ग्लास एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये सब इंसुलेटर के रूप में भी फ्लोरीन पाया जाता है। फ्लोरीन आर यूज एज अ कैटलिस्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। मतलब जल शुद्धिकरण में फ्लोरीन का उपयोग एक उत्प्रेरक के नाम से किया जाता है बेटा। अगर किसी पानी को शुद्ध करना है तो फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। और तीसरा पॉइंट है एट अ सर्टेन टेम्परेचर फ्लोरीन एग्जिबिट्स सुपर कंडक्टिविटी। मतलब एक विशिष्ट तापमान पर फ्लोरीन अतिवाहकता का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर फ्लोरीन जो है सुपर कंडक्टिविटी भी प्राप्त करने में भी आपकी मदद कराता है। तो ये हो गया हमारे यूजेस ऑफ फ्लोरीन। अब हम लोग देखते हैं इसका बी पॉइंट, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस फॉर्म। मतलब ये भी एलोट्रॉप्स ही है कार्बन के, बट ये नॉन क्रिस्टलाइन है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है बेटा? अकेलासीय अवरूप। मतलब ये इसके क्रिस्टल्स नहीं बन सकते, ठीक है, आसानी से इसके क्रिस्टल्स नहीं बन सकते, या फिर ये एमॉर्फर फॉर्म्स में भी पाया जाता है। ये भी कुछ एलोट्रॉप्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला एलोट्रॉप है कार्बन का कोल, दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का चारकोल, ठीक है, तीसरा है कोक, ठीक है। ये तीनों प्रकार हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन के आज डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहला यहाँ पे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। मतलब कार्बन एटम्स में इनका अरेंजमेंट जो होता है इन ये तीनों फॉर्म का, ये रेगुलर नहीं होता। जैसे कि कोल, चारकोल, कोक, ये तीन प्रकार यहाँ पे दिए गए। कोल फर्स्ट पॉइंट, चारकोल सेकंड पॉइंट और कोक थर्ड पॉइंट आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन के नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाने वाले कुछ तत्व हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। पहला है कोल। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। मतलब ये खत्म होने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। बहुत मतलब ये हमें तो प्रकृति में आसानी से मिल जाता है। भूगर्भ के अंदर कोल यानी कोयला बहुत आसानी से हम लोग को मिल जाता है, पर ये कोयला पत्थर कोयला है। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस कोल में क्या होता है बेटा? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। मतलब कितना उपयोग का ये कोयला है कि जिसमें हम लोग को नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फॉस्फोरस भी मिल जाता है और सल्फर। मतलब यहाँ पे हम लोग को 6 तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये समझा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। इट ऑकर्स इन द सॉलिड स्टेट। इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ये जो है वो सॉलिड स्टेट यानी ठोस रूप में प्रकृति में पाया जाता है। इसके 4 प्रकार है बेटा। 4 कौन कौन से प्रकार है? पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस कोल और चौथा है एंथ्रासाइट, ठीक है।
तो पहला जो है पीट, फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। मतलब पीट जो है वो कार्बन फॉर्म होने की पहली स्टेप है बेटा। इट कंटेन्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एज लेस दैन 60% ऑफ कार्बन। इसमें वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है एंड लेस दैन 60% ऑफ कार्बन, और 6% से कम इसमें कार्बन पाया जाता है बेटा। 60% से कम इसमें कार्बन पाया जाता है। देयरफॉर नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पीट। इस वजह से पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसमें ज़्यादा हीट या उष्णता हम लोग को ज़्यादा नहीं पाई जाती है पीट में। दूसरा कोल का भाग दिया गया बेटा लिग्नाइट। तो पीट वॉज द ट्रांसफॉर्म इनटू लिग्नाइट। जब पीट लिग्नाइट के रूप में बदला जाता है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो अगर पीट को लिग्नाइट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी के अंदर, ये पूरे अपने आप होने वाले चेंजेस है बेटा, हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जब पृथ्वी के अंदर ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जब पीट लिग्नाइट में बदलता है तो उसका महत्वपूर्ण कारण होता है कि पृथ्वी के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इस कंटेन 60 to 70% ऑफ कार्बन। इसमें ज़्यादातर 60 से 70% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो लिग्नाइट जो है वो कोयला बनने की दूसरी स्टेप है। सी है बेटा बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल वॉज फॉर्म एट द थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। मतलब कोयला बनने की तीसरी स्टेप है बेटा बिटुमिनस कोल। इट कंटेन 70 to 90% ऑफ कार्बन। इसमें 70 से 90% क्या होते हैं बेटा, कार्बन। अब देखिए कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ती जा रही है। अब देखेंगे चौथा भाग कार्बन का, कोल का, वो है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड इज नोन एज द प्योर फॉर्म ऑफ कोल। कोल के शुद्ध स्वरूप को हम लोग एंथ्रासाइड कहते हैं। शुद्ध रूप में इसमें कोयले को इसको माना जाता है। दिस कोल इज हार्ड एंड कंटेन्स अबाउट 95% ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन का अनुपात लगभग 95% होता है। ये शुद्ध स्वरूप में कोयले की रचना बना हुआ आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स ऑफ अ कोल। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते बेटा। ये देखिए पीट की रचना यहाँ पे दी गई है, लिग्नाइट की रचना यहाँ पे दी गई है, बिटुमिनस कोल की भी रचना यहाँ पे बताई है, और एंथ्रासाइड यानी कि प्योर कोल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चारकोल की तरफ। अब चारकोल जो है वो है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। द चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल्स इज मेड फ्रॉम देयर बोन्स, हॉर्न्स एटसेट्रा। मतलब ये जो चारकोल है ना, ये प्राणियों के अवशेषों से बनने वाला एक पदार्थ है। चारकोल हड्डियाँ, सींग आदि से तैयार करते हैं। मतलब हड्डियाँ या प्राणियों के सींग से ये चारकोल बनाया जाता है। जैसे ऑन द अदर हैंड द चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वुड इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जब वनस्पतियों से ये बनता है तो कम हवा में ये चारकोल लकड़ी के जलने से बनता है बेटा। जैसे मतलब ये मैं बताना चाहूँगा कि जब चारकोल की लकड़ी कम हवा में जलती है तो इसमें अपूर्ण ज्वलन से ये चारकोल बनता है। जैसे कि यहाँ पे यूजेस ऑफ कोल बताया गया है। यूजेस ऑफ कोल कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट इज कोल इज यूज एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम। तो कारखानों में तथा घरों में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा बेटा कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। मतलब कोक, कोल गैस तथा कोल टार प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है कोल का, कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत निर्मित के लिए विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। तापीय विद्युत केंद्रों में विद्युत निर्मित के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा जो है नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन हम लोग देखेंगे, वो है बेटा कोक। ठीक है, तो कोक जो है तो प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोक। मतलब पत्थर कोयले से कोल गैस निकालने पर बचे हुए शुद्ध कोयले को कोक कहते हैं। मतलब पूरे प्योर कोल जो होता है ना, यहाँ पे हमने देखा एंथ्रासाइड, इसमें से मान लीजिए कि कोल गैस पूरी की पूरी निकाल दी जाए तो जो बचा हुआ अवशेष होता है
है ना, उसको हम लोग कोल का एक जो स्वरूप होता है उसको ही हम लोग कोक कहते हैं। यार वे देखिए कोक की आकृति आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो यूजेस ऑफ कोक कौन कौन से हैं? तो पहला यूज है बेटा, यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब घरेलू ईंधन के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है कोक इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपचयक के रूप में भी कोक का उपयोग किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचयक, ये हम लोग 10वीं कक्षा में देखेंगे। तो ये अपचयक के रूप में भी कोक का उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग है कोक का, कोक इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, मतलब कोक का उपयोग जो है वो वाटर गैस बनाने में भी होता है, जैसे CO+H2 आपको यहाँ पे दिया गया। एंड प्रोड्यूसर गैस, मतलब प्रोड्यूसर गैस की निर्मित के लिए भी कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनके सूत्र आपको दिए गए हैं। CO+H2 ये जो है प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस है, और प्रोड्यूसर गैस CO+H2+CO2+N2 ये प्रोड्यूसर गैस के रूप में भी ये कोक का उपयोग किया जाता है। ये है बेटा हमारा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जहाँ तक आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है इसे आप लोग पढ़िए, इसको लर्न करिए। अगले भाग में हम लोग इसके सामने का पोर्शन डिस्कस करेंगे, वो है बेटा हाइड्रोकार्बन, दैट इज बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।